दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जानवीर। आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स इनसाइट पे। आज का टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट थर्ड, जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 27 तक। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना। आज अपन डिस्कस करने वाले सेक्शन 24 डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। जो आपने एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू निकाली है उससे आपको डिडक्शन देनी है। अपन ने लास्ट वीडियो में सीखा था जीएवी कैसे निकालते हैं। जीएवी निकालने के बाद में आपको क्या देना है, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन देनी होती है। देन उसके बाद में आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब वो नेट एनुअल वैल्यू में आपको दो चीज़ों की डिडक्शन मिलती है। ठीक है, कितनी चीज़ों की? दो चीज़ों की आपको डिडक्शन मिलेगी। आपका फर्स्ट डिडक्शन रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेकंड डिडक्शन आपका रहेगा इंटरेस्ट का डिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपका नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू निकल के आएगा उसका डायरेक्ट 30% निकालना है और आपको डिडक्शन दे देना है। ठीक है, दूसरा डिडक्शन रहेगा आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन। इंटरेस्ट का डिडक्शन अपन अभी आगे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्या रहेगा, अगर आपने कैपिटल बोरो किया है किसके लिए, एक्वायर्ड के लिए, कंस्ट्रक्ट के लिए, या फिर रिपेयर के लिए, या रिकंस्ट्रक्ट या रिन्यूएबल के लिए, जिस भी पर्पज के लिए अगर आपने कैपिटल को बोरो किया है तो उस पर्पज के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। जो भी आपने कैपिटल बोरो किया उसके इंटरेस्ट के अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999 फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अगर आपने हाउस को कंस्ट्रक्ट या एक्विजिशन करने के लिए कोई भी कैपिटल बोरो किया 1/4/1999 के बाद में, यानी 1 अप्रैल 1999 के बाद में, अगर आपने कोई भी कैपिटल बोरो किया फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, इन चीज़ों के लिए लिया तो उसके इंटरेस्ट पे आपको मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन कितने की मिलेगी, 2 लाख रुपीज़ की। लेकिन इसके अंदर एक रूल है, जिसमें अगर आपको विद इन 5 ईयर आपको क्या कर लेना है, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अपने हाउस प्रॉपर्टी को विद इन 5 ईयर आपको एक्वायर और कंस्ट्रक्ट कर लेना है, तो आपको ये 2 लाख रुपए की डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन है ₹2 लाख। ठीक है, सपोज इट अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 1,70,000 1,40,000 आ रहा है तो वो 1,40,000 या 1,70,000 मिल जाएगा। मैक्सिमम 2 लाख तक, सपोज इट अगर 2,30,000 आ रहा है तो उस केस में 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, आपने अगर कोई नया लोन लिया, नया लोन किसके लिए, इसी प्रॉपर्टी या जो आपका हाउस है उसको एक्विजिशन या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो नया लोन भी इसके अंदर कवर्ड है। या फिर आपने जो कैपिटल ले रखा है वो कैपिटल को पे कर दिया, देन आपने फिर नया लोन ले लिया। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे वो कवर्ड है, वो चीज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के अलावा कोई भी केस है तो यानी कैपिटल बोरोड बिफोर, अगर आपने 1/4/1999 1 अप्रैल 1919 से पहले अगर कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन, रिपेयर, रिन्यूएबल या रिकंस्ट्रक्शन किसी भी पर्पज के लिए लिया होगा, 1/4/1999 से पहले किसी भी पर्पज के लिए लिया होगा, तो उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000। लेकिन अगर आपने कैपिटल बोरोड की आफ्टर 1/4/1999 रिपेयर या रिन्यूएबल या रिकंस्ट्रक्शन, तो उस केस में भी आपकी मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 है। यानी मैक्सिमम डिडक्शन ₹2 लाख की किस केस में, केवल एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, वो भी कब, आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन है इंटरेस्ट की, आपको ये समझ के रखनी है। एक होता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड, मतलब कि जिस टाइम पीरियड में आपका हाउस या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। ठीक है, वो केस को अपन बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, तो उस केस में क्या रहता है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, जिस डेट से आपने बोरोइंग किया उस डेट से स्टार्ट होता है, और वो एंड कब होता है, 31 मार्च प्रिसीडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन। जिस ईयर में वो कंप्लीट हुआ उसके प्रिसीडिंग 31 मार्च को कंप्लीट होगा, या फिर ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने वो लोन रीपेमेंट कर दिया उसका डेट, जो भी दोनों में से पहले होगा, यानी 31 मार्च ऑफ प्रिसीडिंग द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, जो भी दोनों में से पहले होगा वो आपका क्या मान लिया जाएगा, प्री एक्विजिशन पीरियड मान लिया जाएगा।
प्री एक्विजिशन पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। किस में मिलेगी? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और कब से स्टार्ट हो जाएगी? जिस ईयर में कंप्लीशन हुआ है उस ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल, 1/7/2016 से आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और मैं मानता हूँ उसी दिन आपने कैपिटल बोरो किया। कंप्लीट हो रहा है 10/10/2019 को, ठीक है। कंप्लीट कब हो रहा है? 10/10/2019 को। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या माना जाएगा आपका? 1/7/2016 से लेके 31 मार्च 2019, ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड जिसे बोलते हैं वो रहेगा, ठीक है। जो भी जितने भी मंथ ये रहा उस मंथ का आपको क्या निकाल लेना है? इंटरेस्ट निकाल लेना है। सपोज 10 लाख रुपीज़ का आपने लोन लिया 10% की रेट से। अब जितना भी टाइम पीरियड आया उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप वो अमाउंट निकालिए इंटरेस्ट का, उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए और आगे के 5 सालों में वो आप उस इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं सेक्शन 25 पे क्या बोलता है? अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। कोई अरियर रेंट आपको रिसीव्ड हो गया या फिर अनरियलाइज्ड रेंट आपको रियलाइज हो गया, ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में। सपोज दैट 2016 में आपने प्रॉपर्टी लेट आउट थी तो उसका आपको कुछ रेंट मिला नहीं, वो 2019 में आपको रिसीव्ड हुआ। तो अगर 2019 में रिसीव्ड हुआ तो उस केस में आपको क्या क्या किया जाएगा? जितना भी अमाउंट आपको मिला उस पर एड हॉक डिडक्शन मिल जाएगी डायरेक्ट 30%, ठीक है। और जो भी अमाउंट आएगा वो चार्जेबल टू इनकम टैक्स हो जाएगा, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर। तो देखो इसके लिए मैंने आपको नीचे फॉर्मेट बना दिया। अमाउंट रिसीव्ड एज अरियर ऑन रेंट और अनरियलाइज रेंट, जो भी आपका अरियर या अनरियलाइज रेंट है वो लिखना है, लेस कर देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ सच अमाउंट। सपोज एट मैं मानता हूँ कि 10,000 का आपको अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड हुआ, उसका 30% निकालना है। 3,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, लेस कर देना है, कितना आएगा? 7,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा 7,000, ठीक है। आगे देखते हैं जॉइंट ओनरशिप या कॉनरशिप क्या होती है, जो सेक्शन 26 के अंदर देखिए। जॉइंट ओनरशिप या कॉनरशिप का मतलब है कि अगर एक ही प्रॉपर्टी पे मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, मतलब एक से ज़्यादा अगर आपके ऑनर हैं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा ऑनर है तो वो क्या रहेगी? जॉइंट ओनरशिप या कॉनरशिप रहेगी, ठीक है। तो उस केस में अगर उन सबका पोर्शन असर्टेनेबल है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में हर एक पर्सन का पोर्शन या शेयर क्या है? असर्टेनेबल है, तो उनके अपन क्या करेंगे? सेपरेट सेपरेट कंप्यूटेशन करेंगे जैसे अभी तक अपन करते हैं, और ईच कॉर्नर की अपन, ठीक है, ईच कॉर्नर इंटाइटल टू इंटरेस्ट डिडक्शन, और हर एक ईच कॉर्नर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल अगर आपको उस पोर्शन का, सपोज एट एक प्रॉपर्टी है जिसमें 4 भाई क्या है? इक्वली ऑनर है, ठीक है, इक्वली जॉइंट ऑनर है, तो अब उन चारों का इक्वली जॉइंट ऑनर निकाल के अपन क्या कर सकते हैं? कंप्यूटेशन कर सकते हैं, ठीक है। उस केस का अगर उनका असर्टेनेबल नहीं है, उनका शेयर उस प्रॉपर्टी में असर्टेनेबल नहीं है, तो उसका असेसमेंट किया जाएगा एज ए AOP, ठीक है। कैसे किया जाएगा? AOP की तरह, वरना तो नॉर्मल जो अभी तक अपन कंप्यूटेशन करते आ रहे वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 बोलते हैं डीम्ड ऑनरशिप। डीम्ड ऑनरशिप का मतलब क्या होता है कि आपको मान लिया जाएगा कि आप ऑनर हो उस प्रॉपर्टी के। किस केस में? ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। आपने ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, किसको? स्पाउस को, तो उस केस में मान लिया जाएगा आप ही उसके क्या हो? ऑनर हो। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एस्टेट जिसमें लीगली डिविजिबल करना पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट कोई एक फ्लैट है जिसमें एक बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लैट हैं। अब जो सबसे ऊपर का फ्लैट है उसी का टेरेस रहेगा, ठीक है, तो अब उसके नाम टेरेस है, लेकिन वो चारों पोर्शन यूज तो टेरेस सभी करेंगे, तो वो लीगली डिविजिबल नहीं, उसको बोलते हैं इम्पार्टेबल एस्टेट। प्रॉपर्टी अलॉटेड अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम। अगर आपको किसी हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम के अंदर कोई प्रॉपर्टी अलॉट हुई तो मान लिया जाएगा आप उसके ऑनर हो। पोजीशन ऑन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपने पार्ट परफॉर्मेंस किया तो आपको उसका पोजीशन मिल जाएगा, तो भी मान लिया जाएगा कि आप डीम्ड ऑनर हो। होल्डर ऑफ सब्सटेंशियल लीज और अदर राइट फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर, ठीक है, 12 साल से ज़्यादा का अगर आपके पास में राइट या फिर लीज है तो भी मान लिया जाएगा आप डीम्ड ऑनर हो। कुछ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ एग्जम्पशन दी गई है कि इन केस में आपको इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी से, वो चार्जेबल नहीं होगी, एग्जम्प्ट है।
बिजनेस प्रोफेशन सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में तो अपन NAB नील ही लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वन प्लेस ऑफ एक्स रूरल है, कोई राजा महाराजा था तो उसका एक पैलेस छोड़ दिया जाएगा, उससे अगर कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रही है तो भी उसको एग्जाम दिया जाएगा, एक पैलेस, ठीक है, राजा महाराजा का। चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट है, कोई यूनिवर्सिटी है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है लाइक जैसे आपके एम्स वगैरह, लोकल अथॉरिटी जो नगर निगम या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, पॉलिटिकल पार्टी है कोई, या फिर आप वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज ले रहे हैं, या साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को उससे इनकम हो रही है, या फिर कोई ट्रेड यूनियन है जैसे व्यापार या फिर ऑटो रिक्शा यूनियन वगैरह, इनकी कोई प्रॉपर्टी है तो उससे अगर उनको इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से तो वो एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। ये एक छोटा सा कंप्यूटेशन का मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, आप इससे कंप्यूट कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लिखते थे, अनरियलाइज रेंट लेस कर देते तो अपने पास में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ जाता है। फिर एक्सपेक्टेड रेंट में म्यूनसिपल और फेयर में कंपेयर करके जो भी हायर होता है वो लेते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं तो एक्सपेक्टेड रेंट आ जाता है। GAB कैसे लेते हैं इन दोनों में